हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज आपके लिए फिर मैं लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यूज। ये सेट हमारा कंटिन्यू रहेगा। ये हमारा दूसरा सेट है। इससे पहले भी मैं एक सेट डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपना स्कोर हमें ज़रूर शेयर करना। चलते हैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चन के ऊपर। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जीके जीएस के क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका एलडीसी का एग्जाम होगा, बीपीएससी का एग्जाम होगा, उन सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ प्रीवियस ईयर का ही है। तो बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन ये हमारा ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दादर नगर हवेली भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दादर नगर हवेली के बारे में बात करें तो आपको भारत का मैप पता होगा, है ना। यहाँ पे है हमारा दादर नगर हवेली, ये क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना। तो ये गुजरात का क्षेत्र है और हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पे दीव है ना। आपको मैं बता दूं कि 26 जनवरी 2020 ये वो दिन है जब दादर नागर हवेली और दमन दीव को ऐड कर दिया गया और दोनों को एक यूनियन टेरिटरी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले दो केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों अलग अलग थे। अगर दादर नागर हवेली की बात करें तो इसकी राजधानी थी सिलवासा, आपको पता होगा। और अगर दमन और दीव की राजधानी की बात करें, दमन और दीव की राजधानी का बात करें तो दमन द्वीप की राजधानी पहले थी दमन, है ना। लेकिन 26 जनवरी 2020 को इसको एक करके दोनों की राजधानी कर दी गई दमन। और आप हमें बताना कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनके नाम क्या क्या है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। तो आई होप इसका आंसर आप सही लगाए होंगे, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह विधिनियम किसके कार्यकाल में लाया गया था। तो दास प्रथा का अंत पूछता है, सती प्रथा का अंत पूछता है। ये मिडाइवल हिस्ट्री सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात किया जा रहा है। तो विधवा पुनर्विवाह के समय भारत के गवर्नर कौन थे। गवर्नर भी पूछा जा सकता है और वायसराय भी, क्योंकि इस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वही व्यक्ति हैं जो 1856 में बैठेंगे गवर्नर के पद पे। लेकिन 1857 की क्रांति होगी और 1857 की क्रांति के बाद कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। तो बातें ये याद रखना है कि भारत के अंतिम गवर्नर जो थे, भारत के अंतिम गवर्नर जो थे वो थे कौन, कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय जो थे वो भी कौन थे, वो थे कैनिंग। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर कौन और भारत के पहले वायसराय कौन। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन। तो स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय अगर पूछे तो माउंटबेटन होगा, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय कौन, तो यहाँ पे होगा सी राजगोपालाचारी। ये आपको पता होगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी राजहड़प की नीति लेकर आए थे 48 में और ये रहे थे 1856 तक। राजहड़प की नीति के तहत शामिल होने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो था सतारा। और आप हमें बताइएगा कि राजहड़प की नीति के तहत अंतिम वो कौन सा राज्य था जो 1856 में अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, या ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा राज्य था जिस पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिला लिए थे। दोनों का आंसर सेम रहने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी और इसे कब शुरू किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है ना, ये सबको पता होगा। योग दिवस की शुरुआत यूएनओ द्वारा घोषणा के तहत ये 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है। और इस बार की थीम के बारे में बात करें तो योग दिवस की थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग। ये इसकी थीम थी। ये थीम हर बार पूछता है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी थीम क्या थी। तो थीम थी हमारा स्वयं और समाज के लिए योग।
मनाया जा रहा है 2015 से, तो आप बता दीजिएगा कि इस बार कौन से नंबर का योग दिवस मनाया गया था और कहाँ मनाया गया था। दोनों का आंसर आप हमें, और ये थीम 2024 की थीम है, ये बात भी मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कौन से शासक के शासनकाल में। एंशियंट हिस्ट्री का है, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्य के बारे में जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठेंगे 322 BC में, है ना। और बैठाने वाले व्यक्ति कौन है, चाणक्य। चाणक्य इनके गुरु थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी जो बातें हैं ना, या इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, है ना। और इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र के लेखक यही है ना। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे, नंद वंश के अंतिम शासक, कौन सा वंश, जिनका नाम क्या था, धनानंद, इसे पराजित करेंगे और मगध साम्राज्य का नाश होगा और एक नए वंश मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ेगी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक कौन था, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रमन इफेक्ट, है ना, ये था क्या, तो ये प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना थी, इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को कब मिला है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है हमारा कब, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1930 में, अच्छे से याद रखिएगा। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिलेगा 1930 में, और सीवी रमन को भारत रत्न भी मिलता है, ये मिलता है 1954 में, भारत रत्न। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को ही की गई थी। और इस समय जब शुरुआत की गई थी तो 3 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया था, ठीक है। इसमें से एक हमारे थे सीवी रमन, दूसरे हमारे थे सी राजगोपालाचारी, और तीसरे हमारे जो थे उनका आंसर आप हमें कमेंट में बताना। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न बांटा किस दिन जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किस दिन करते हैं, तो भारत रत्न बांटा जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में अगर बात करें तो आप ये पढ़े होंगे, जिस प्रकाश का रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका विचलन उतना कम होता है, ये आप जानते होंगे। तो अगर बात करें इस तरीके से तो आपको पता होगा कि ऊपर में रेड होता है और नीचे में वायलेट होता है, ये 7 कलर होते हैं, है ना। और बीच में जो कलर होता है वो होता है हमारा कौन, ग्रीन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग पाया जाता है, तो इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग लाल है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग वायलेट है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ना। ये सारी बातें साइंस का क्वेश्चन है और आप इसके बारे में जानते होंगे, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको आपका सारा क्वेश्चन सही जा रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, तेल के एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है, लीटर कितने होते हैं, एक बैरल में कितने लीटर आते हैं, तो पता होगा। और अगर नहीं पता है तो इसको एज्यूम नहीं कर सकते, तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो एक बैरल जो होता है उसमें 159 लीटर तेल होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, तो एक कंज्यूमर को दूध के कंज्यूम में कितना कमी करना पड़ेगा कि उसका दाम नहीं बढ़े। तो हम पहले 100 रुपया था दूध की कीमत, अब कितना हो गया 120। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम पैसा बढ़ाएंगे नहीं, हमको सामान कम दो, लेकिन हम पैसा उतना ही देंगे, 100 रुपये का 100 रुपया देंगे, सामान तुमको कम देना है तो कम दो। तो हम उसको दे कितना रहे हैं, हम बढ़ा कितना पैसा है 20 रुपया, कितने पे बढ़ा है 120 रुपया पे, और हमको परसेंट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे 100 से। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो निकल कर आएगा 16/3%। अब यहाँ पे एग्जैक्ट दिया गया है तो एग्जैक्ट कितना ले लेंगे, 16% ले लेंगे, है ना। और ये एक तरह का सक्सेसिव डिस्काउंट का है कि पहले 20% बढ़ा दीजिए और उसके बाद उसमें 20% घटा दीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और LDC दरोगा में भी 3-4 क्वेश्चन पूछता है भाई मैथ से। तो ऐसे नहीं कि ये सारे क्वेश्चन छोड़ देना है, 3-4 क्वेश्चन नहीं बल्कि एक क्वेश्चन मैटर करता है एग्जाम में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपके लाइफ में, आपके एग्जाम में काफ़ी मैटर करता है।
सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर अधिक है? महिला साक्षरता दर के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ अधिक के बारे में बात कर रहा है ना। मैं अधिक के बारे में तो बताता हूँ, अब हमको न्यूनतम के बारे में बताना। तो रोहतास वो क्षेत्र है जहाँ महिला साक्षरता दर चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, रोहतास साक्षरता दर के मामले में नंबर 1 पे है। लेकिन अगर महिला साक्षरता दर कम के बारे में बात करें तो सबसे कम जो है साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट, ये सबसे कम है सहरसा जिला में। लेकिन अगर पुरुष के बारे में देखिए, ये फीमेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर मेल का सबसे कम लिटरेसी रेट देखें तो ये हमारा जाएगा पूर्णिया जिला। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 106। 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं, है ना। याद रखिएगा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षा के मामले में बिहार सबसे नीचे है, लिटरेसी रेट में बिहार सबसे नीचे है ना। बिहार एक गरीब राज्य की श्रेणी में आता है। तो ये सारी बातें एक एक करके क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज्य में स्थानों और पदों में की कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो बिहार पहला राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण देकर रखा है, 50%। पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें तो पंचायत में 35% आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन बिहार कितना आरक्षण दिया है? 50%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ? वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो रूस के बारे में जानते होंगे आप, जार निकोलस द्वितीय के बारे में जानते होंगे, है ना। जार निकोलस द्वितीय जो थे रूस के अंतिम जार थे, यानी रूस के राजा को जार कहा जाता है। ये बातें याद रखिएगा। और रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में हुआ था, है ना। ये बातें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। यहाँ बोल रहा है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1861 में, है ना। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा रहे थे, उसी दौरान गोली चला दिया गया था जनता पे। नेक्स्ट, निम्न में से किन देशों के बीच नानकीन की संधि हुई है? तो नानकीन की संधि किन देशों के बीच हुआ है? इसके लिए एक मैं हिंट दे रहा हूं। आपको याद होगा अफीम का युद्ध। अगर आपको अफीम का युद्ध याद है तो ये आंसर दे दोगे। और अफीम का 2 युद्ध हुआ है, एक फर्स्ट हुआ है और एक सेकेंड हुआ है। अफीम के युद्ध, पहले युद्ध जो हुए हैं ये 1839 से लेके 1842 के बीच हुआ है। और इसी युद्ध के बाद नानकिंग की संधि हुई है, और नानकिंग की संधि जब चीन और ब्रिटेन के बीच हुई है। और अफीम का जो दूसरा युद्ध था वो हुआ था 1845 से 46 से 50 के बीच में। ठीक है, और इसके बीच एक संधि हुई जिसे कहते हैं पेंकिंग की संधि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अफीम युद्ध याद रखिएगा, नानकिंग की संधि याद रखिएगा। और नानकिंग की संधि किनके बीच हुआ है? चीन और ब्रिटेन के बीच में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? साइंस का क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? अवरक्त प्रकाश की तरंगे। और अवरक्त प्रकाश की तरंगे हमारे जो टीवी के रेबोन्ट होते हैं उसमें भी इसी प्रकाश की तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण नहीं है, इसमें कौन आते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड आते हैं। इसके अलावा और कौन आते हैं? तो ओजोन आता है। इसके अलावा H2SO4। ये जो 3 है ये प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण नहीं है। प्राथमिक प्रदूषण में कौन कौन आते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ये सारे प्राथमिक प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो जैव चिप का विकास जो किया गया था वो किया गया था किस उद्योग के लिए? तो ये किया गया था मत्स्य पालन के लिए। याद रखिएगा, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट,
निम्न में से किस पुरस्कार को वीरता सूची में स्थान दिया गया है? यानी भारत का वो कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का? तो सबको पता होगा भारत रत्न। अभी हम बात किए थे भारत रत्न के बारे में, कुछ फैक्ट बात किए थे। भारत रत्न की शुरुआत के बारे में बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई थी, है ना। भारत रत्न जो है वो पहली बार 3 व्यक्तियों को दिया गया था। 3 व्यक्ति में एक का तो नाम था सीवी रमन, इनके बारे में हम आपको बताए थे। दूसरा का नाम था हमारा कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। और तीसरा का नाम आप हमें बताइएगा कि तीसरा का नाम क्या था, ठीक है। तो 2 व्यक्ति का नाम मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, सीवी रमन, गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरे व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था? एक क्वेश्चन और आता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सा युग्म सत्य है? एक तरफ राइटर का नाम लिखा है, दूसरे तरफ उनके बुक का नाम लिखा है। चेतन भगत, मिडनाइट चिल्ड्रन, इनके लेखक चेतन भगत नहीं है। सलमान रुश्दी, फ्यूरी, हाँ, सलमान रुश्दी ने ही फ्यूरी नामक पुस्तक की रचना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग अंतर स्पष्ट किया था? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये अंतर स्पष्ट करने वाले थे मैकाम्बर और पेंच। नेक्स्ट, जानबूझ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आप नहीं दे सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करता है, रोकने और इसे दबाने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संघर्ष। और ऐसा क्वेश्चन बिहार दरोगा में देखने को मिलता है और बीपीएससी में भी मिलता है। 8 से 10 क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का संकेतक जो नहीं है वो है शहरीकरण का स्तर। ये मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को शामिल किया गया, शिक्षा को शामिल किया गया और आयु संभावित को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? ये करंट का क्वेश्चन है, 2020 का है ना। तो ये कौन थे? कस्तूरी रंगन थे, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। और नई शिक्षा नीति का मॉडल क्या था? तो नई शिक्षा की नीति का मॉडल है 5+3+3+4। पहले 5वां तक पढ़िए, फिर 8वां तक पढ़िए, ये नया शिक्षा नीति का मॉडल है। शिक्षा नीति भारत में सबसे पहले कब आई थी? तो 1968 में आई थी। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? SH कोठारी थे। और ये जो नया शिक्षा नीति आया है, नया शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पे लाई गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु कौन सी अखबार का प्रकाशन किया गया था? युगांतर, देशभक्ति, केसरी या क्रांति? आंसर आप जरूर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके पहले आप कमेंट में अपना आंसर दे दो, ठीक है। इसका आंसर होगा केसरी। बाल गंगाधर तिलक की 2 पुस्तकें थी, एक का नाम था केसरी और दूसरा का नाम था मराठा। केसरी जो था वो मराठी भाषा में लिखा गया था और मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। तो ये कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी कब? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। और इसी समय असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात कही जा रही थी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये त्रिपुरी संकट बार बार पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 मैथ का क्वेश्चन है। 144 रुपया को रेडियो पर एक दुकानदार बेचता है और 96 रुपया के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यानी जो रेडियो है, एक रेडियो है और रेडियो को हम सेल कितना में करते हैं, बेचते कितने में? तो हम बेचते हैं 144 में। और हमको लॉस कितने का होता है? तो हमको हानि जो उठाना पड़ता है वो हानि उठाना पड़ता है हमारा कितना? 96। यानी रेडियो का टोटल दाम कितना था? तो रेडियो का टोटल दाम 240 रुपया था, लेकिन हमको इतना का नुकसान हुआ। तो इतना का नुकसान कितना में हुआ? इतना में ना। तो 96 का नुकसान हुआ था 240 रुपया
मेरा दाम था, परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये 4 बार में कटेगा, यानी हमारा टोटल कितना परसेंट हो गया, 40%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 40%। ठीक है, पहले हम टोटल दाम निकाल लेंगे, इतना पैसा मिला, इतना पैसा का नुकसान हुआ, यानी टोटल मेरा रेडियो का दाम कितना था, इतना। घाटा कितना लगा, 96 रुपये का, कितना में लगा, 240 में। परसेंटेज कितना है, 96 जो है 240 का कितना प्रतिशत है, निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति सुभाष चंद्र बोस गलत है, कैप्टन मोहन सिंह थे। ठीक है, सुभाष आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की जाती है, जबकि आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस को 1943 में इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत किस में है? न्याय में, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत या वैशेषिक? तो कर्म के सिद्धांत के बारे में मीमांसा में जिक्र किया गया है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है ना। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके पूछा जाता है। अगला, ऋतुएं क्यों होती है, इसका कारण क्या है? तो ऋतुओं होने का कारण ये है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, परिक्रमण नहीं परिभ्रमण, है ना। अर्थ जो है वो एक्सिस पे भी घूमता है, ऑर्बिट पे भी घूमता है। तो जब वो अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं तभी मौसमें बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीनविच किस देश से गुजरता है? तो ग्रीनविच लंदन से गुजरता है ना। अब लंदन उसमें है नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, लंदन कहाँ है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा और इसका आंसर आप हमें बताना। ग्रीनविच मीन टाइम मतलब क्या? ये ना 0 डिग्री देशांतर रेखा, और भारत से भी एक रेखा गुजरती है, भारत यहाँ पे है, ये 82.5 डिग्री गुजरती है भारत से, है ना। और 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना है, 5.5 घंटा आगे है। ये बातें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व भूपर्पटी पे क्रमशः अधिक मात्रा और निम्न मात्रा में पाई जाती है? सबसे अधिक और सबसे निम्न। तो समझना, भूपर्पटी पे सबसे अधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हमारा कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर सबसे कम मात्रा में देखा जाए तो सबसे कम मात्रा तत्व बोल रहा है तो मैग्नीशियम, यानी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम इसका आंसर जाएगा। अधिक में ऑक्सीजन होगा और कम में हमारा होगा मैग्नीशियम। आगे चलते हैं। छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य इतना और विक्रय मूल्य इतना हो। यानी एक वस्तु को हम बेचते कितना में है? तो बेचते हम है 1880 में, और हमारा अंकित मूल्य, बेचते नहीं है, ये हमारा मार्क प्राइस है, ये हमारा मार्क प्राइस है 1880। लेकिन बेचे कितना में? हम सेल कितना में किए? तो सेल किए हम इतने में, तो अंतर इसका कितना है? तो पहले अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालेंगे तो यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 9 जाएगा और यहाँ 2 जाएगा, यानी अंतर है 292 का। और किस पर हम निकालेंगे? तो निकालेंगे 1880 पर। कै परसेंट होगा? तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और काटिएगा तो कट कर आएगा हमारा 15%। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। हल्का क्वेश्चन था और मैथ में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में झीरी, अब ये करंट का क्वेश्चन आ गया, झीरी मेला शुरू किया गया था? तो झीरी मेला जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है हमारे डॉक्टर एस जयशंकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? ऐसा क्वेश्चन तो आता है ना। अब बता देना विश्व मधुमेह दिवस की थीम इस बार क्या थी? 2024 की, और ये मनाया गया है 14 नवंबर को। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया अधिकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नया अधिकारी है ये नियुक्त किए गए हैं जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ। अपना स्कोर आप हमें कमेंट में जरूर मेंशन करना। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्लासेस बिल्कुल फ्री है, टिल द एंड ऑफ सिलेक्शन क्लासेस फ्री रहेगी आपके लिए। ठीक है, आप हमें अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि आपका स्कोर कितना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।